हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। आई एम दीपक कुमार। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन एनबीजीएसएम कॉलेज सोहना। फ्रेंड्स, हमने हमारा एक मोनोपोली मार्केट का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। इस चैप्टर की अभी तक हम 6 क्लासेस की स्टडी कर चुके हैं। ये हमारी 7th क्लास होगी और आज की क्लास में हम 2 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है कि मोनोपोली जो फर्म होती है उसका सप्लाई कर कहाँ पर होता है, यानी कि अगर कोई एकाधिकारी हमारे पास फर्म है तो उसका पूर्ति वक्र। और सेकंड टॉपिक जो है हमारे पास वो होगा कि जो मोनोपोली की ये जो पावर होती है उसका मेजरमेंट कहाँ पर होता है, या डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर क्या होती है, उसका डिटर्मिनेशन जो है वो हम कहाँ पर करते हैं। तो इन 2 टॉपिक्स के ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि जो सप्लाई कर्व है मोनोपोली मार्केट का वो कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो कंडीशन हम एनालाइज करेंगे वो आपकी परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की करेंगे। कि अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, तो यहाँ पर जो आपके पास सप्लाई कर्व होता है वो सप्लाई कर्व आपके पास क्या होगा कि जो आपके पास एमसी कर्व है, एमसी कर्व का वो पार्ट जो कि एबीसी कर्व से ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं सप्लाई कर्व। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आपके पास जो एवरेज कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट 2 कॉस्ट मिलके बढ़ती है। एक आपके पास एवरेज फिक्स कॉस्ट और एक हमारे पास होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है जिसको हम औसत परिवर्तनशील लागत बोलते हैं या घटती बढ़ती लागतें जिसको हम बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या है कि अगर फर्म यहाँ पर प्रोडक्शन करती है तो इस समय अगर प्रोडक्शन को वो इंक्रीज करे कि 1 यूनिट है पहले, फिर 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, तो इसके साथ साथ जो उसकी कॉस्ट है वो कॉस्ट कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है, एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। और ये जो कंटिन्यूसली बढ़ने वाली जो कॉस्ट है इसको हम बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको हम कंपेयर करते हैं मार्जिनल कॉस्ट से। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो हम ये देखते हैं कि अगर किसी भी फर्म को अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी अगर उसकी नहीं मिलती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो आउटपुट नहीं करती, यानी कि वो उत्पादन नहीं करेगी। और वो कंडीशन होती है शटडाउन की कंडीशन। इस टॉपिक को हम डिटेल में जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसके अंदर हम डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं एवीसी। और ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है जो कि आपकी इस एवीसी से ऊपर है, इस पार्ट को हम बोलते हैं, यानी कि अगर मैं इसको नाम दे दूं ए और बी, तो ये जो ए बी पार्ट है, ये ए बी पार्ट जो है आपका सप्लाई कर्व होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। अगर बात करें इससे नीचे वाले पार्ट की जो आपके पास एमसी का होता है, तो यहाँ पर जो फर्म है वो प्रोडक्शन करती ही नहीं है। यहाँ पर जो सप्लाई होगी आपकी इस केस के अंदर वो 0 होती है। क्यों? इसका कारण यह है कि जो आपके पास एवरेज कॉस्ट, एवरेज जो वेरिएबल कॉस्ट है यानी कि औसत परिवर्तनशील जो लागत है वो भी फर्म अपनी कैप्चर नहीं कर पाती, वो भी उसे नहीं मिल पाती। अगर इसको सिंपली हम कहें तो यहाँ पर जो फर्म है उसके जो प्राइस होंगे वो प्राइस भी आपके लेस देन होते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, यानी कि वो भी आपके कम होंगे। जब फर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी अचीव नहीं कर पा रही है तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो अपना प्रोडक्शन बंद कर देती है। तो यहाँ पर जो आपके पास सप्लाई कर्व होता है वो सिर्फ आपके पास जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इससे ऊपर का जो पार्ट एमसी कर्व का होता है उसको हम बोलते हैं सप्लाई कर्व इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, यानी कि पूर्ति वक्र पूर्ण प्रतियोगिता के केस के अंदर। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें मोनोपोली मार्केट की, तो मोनोपोली जो मार्केट है यानी कि एकाधिकारी जो बाजार है वो अपने जो प्राइजेज फिक्स करता है, यानी कि जो आप वो अपनी कीमत का निर्धारण करता है। वो कुछ फैक्टर्स जो हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके ऊपर वो बेस होता है। और यहाँ पर जो मेन फैक्टर आता है वो आता है डिमांड का, कि मोनोपोली जो फर्म है वो जो उसका प्राइस डिपेंड करता है वो गुड्स की डिमांड के ऊपर करता है। और इसी के अकॉर्डिंग जो है मोनोपोली जो फर्म है वो अपने प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। और यहाँ पर एक कंडीशन ये भी आती है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कीमत विभेद भी हो सकता है मोनोपोली मार्केट के अंदर। तो ये चीजें भी जो है हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं। दूसरा एक जो कंडीशन है वो ये है कि जो मोनोपोली फर्म होती है वो सेम जो क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी के लिए अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर सकती है। कैसे? कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल मान के चलें कि एक तो हमारे पास ए मार्केट है और एक हमारे पास है बी मार्केट। जो ए मार्केट में
अगर हम मान के चलें कि आपकी क्वांटिटी यहाँ पे हमने डिटरमाइन कर दी 10, कि दोनों मार्केट के अंदर 10 क्वांटिटीज जो है वो सेल की जाती हैं, तो ए मार्केट के अंदर जो इस 10 क्वांटिटी के लिए प्राइस दिया जाएगा वो हो सकता है कि इसके अंदर 10 रुपीज चार्ज किया जाए, और जो बी मार्केट है हो सकता है कि वहां पर 15 रुपीज चार्ज किया जाए। कि सेम क्वांटिटी के लिए दोनों बाजार में अलग अलग हमने प्राइस जो है वो ले सकती है मोनोपोली मार्केट। दूसरी कंडीशन जो है वो क्या हो सकती है कि आपके पास क्या हो, सेम प्राइस हो, कि दोनों मार्केट के अंदर जो आपके प्राइस है वो सेम हो लेकिन क्वांटिटी अलग अलग सेल की जाए। तो यहां पर अब हम बात करेंगे इन दोनों मार्केट के अंदर क्वांटिटीज की, कि ए मार्केट है और एक हमारे पास अगर बी मार्केट है। प्राइस यहाँ पर रखे जाते हैं सेम की, कि हमने मान लीजिए प्राइस एज्यूम कर लिया, यानी कि हमने इसको मान लिया कि 20 रुपीज़ आपके पास प्राइस है। तो 20 रुपीज़ प्राइस के ऊपर हो सकता है कि जो आपके पास ए मार्केट है उसमें किसी गुड की 10 यूनिट को सेल किया जाए, और हो सकता है कि बी मार्केट के अंदर 20 यूनिट को सेल किया जाए। तो इस प्रकार की जब सिचुएशंस होती हैं, इस प्रकार की जब स्थिति होगी, तो उसके अंदर मोनोपोली जो मार्केट है वहां पर आपका जो सप्लाई कर्व है उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि सप्लाई या जो मोनोपोली फर्म होती है वो डिटरमाइन करती है। जो फर्म का प्राइस होता है या उसका आउटपुट होता है वो इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि इन सारी चीजों से वो प्रभावित होता है। अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो डायग्राम के अंदर हम फर्स्ट केस जो देखेंगे वो देखेंगे सेम क्वांटिटी विद डिफरेंट प्राइस, कि जब प्राइस जो है वो अलग हो और क्वांटिटी सेम की जाए। तो यहाँ पर हम जो इसको डायग्राम से समझते हैं कि हमारे पास क्या है, दो एक्सिस हैं। एक हमारे पास क्या है, ओ एक्सिस है, और एक हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी को लिया है, और जो ओ वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमने प्राइजेज यानी कि कीमत को लिया है। अब उसके बाद ये हमारे पास क्या है कि ये हम मान के चलते हैं कि ये आपके पास ए आर और ये एम आर है। यहाँ पर हम दो मार्केट लेंगे कि आपके पास एक ए मार्केट है और एक बी मार्केट है। तो ये जो ए आर कर्व है वो है ए मार्केट का, और जो एम आर है वो भी आपके पास किसका है, ए मार्केट का है। अब उसके बाद हम क्या है, दो ए आर और जो एम आर है वो कर्व ड्रॉ करते हैं कि ये आपके पास क्या है, ए आर बी है, और ये हमारे पास क्या है, एम आर बी है। तो यहाँ पर हमने क्या है, दो कर्व इनके ड्रॉ करे हैं, जहां पर आपके पास ए आर ए और एम आर ए हमने ड्रॉ कर लिया। दूसरी मार्केट के अंदर हमने जो आपके पास एवरेज रिवेन्यू यानी कि जो औसत है वो बी मार्केट की, और जो मार्जिनल रिवेन्यू यानी कि आपकी सीमांत है बी मार्केट की। ये दोनों कर्व हमने ड्रॉ कर दिए। अब अगर हमें इस मार्केट के अंदर हमें अगर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन अगर वो हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें एक कर्व की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पर हम एक मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं एमसी कर्व। और एमसी कर्व जो है वो आपकी ए और बी मार्केट जो है उसके मार्जिनल जो आपके पास रिवेन्यू होती है उसको ई पॉइंट के ऊपर कट करता है। यानी कि आपका जो ई पॉइंट है यहाँ पर वो हमें शो करता है इक्विलिब्रियम लेवल, और वो भी ए और बी दोनों मार्केट के अंदर वो इक्विलिब्रियम शो करता है। क्यों? क्योंकि अगर इस चीज को यहाँ पर आप एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास एमसी है वो इक्वल है किसके, एम आर ए और साथ में आपके पास एम आर बी के। तो ये आपकी जो सिचुएशन है वो यहाँ पर होती है। तो एक बारी मैं इसको सही से लिख देता हूं। जी, तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं कि एम आर ए एंड एम आर बी, तो ये दोनों क्या है, इस पोजीशन के अंदर एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि दोनों मार्केट के अंदर यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपकी होगी। इस पॉइंट के ऊपर जो है फर्म कितनी क्वांटिटी सेल करती है, यहाँ पर क्वांटिटी का डिटरमिनेशन होता है ओ क्यू, कि आपकी चाहे ए मार्केट हो या आपकी बी मार्केट हो, दोनों मार्केट के अंदर जो क्वांटिटी है वो कितनी सेल की जाएगी, ओ क्यू, यानी कि ओ क्यू मात्रा की यहाँ पर बिक्री की जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें इसके प्राइजेस की, तो इसके प्राइजेस क्या होंगे, दोनों मार्केट के अंदर अलग अलग होंगे। कि आपके पास जो ए मार्केट है वो जो आपके पास ये एवरेज रिवेन्यू कर्व है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ए आर ए, तो ये हमारे पास कंडीशन होती है कि अगर हम बात करें इस ए पॉइंट की, तो इस ए पॉइंट के ऊपर पोजीशन क्या है कि यहाँ पर आपके पास
जो प्राइस है वो शो किए जाते हैं किसके, ए मार्केट के। और ए मार्केट के जो प्राइस है वो हमारे पास कितने हैं, ओ से लेके पी तक, कि ए मार्केट के प्राइस कितने सेट किए, ओपी, क्वांटिटी कितनी सेल कर रहा है, ओ से क्यू तक। तो एक पोजीशन तो हमारे पास ये होगी। दूसरी पोजीशन जो है वो हमें इस बी पॉइंट के ऊपर मिलती है, जहां पर जो बी मार्केट है उसका इक्विलिब्रियम यहां पर हमने दिखाया है कि जो ओक्यू क्वांटिटी है बी मार्केट के अंदर वो आपकी कहां पर सेल की जाती है, इस ओ P1 जो हमारे पास प्राइस लेवल है इसके ऊपर, कि इस कंडीशन के अंदर OQ क्वांटिटी का सेल किया जाएगा कहां पर, OP1 प्राइस लेवल के ऊपर। यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे वो ये है कि जो ए मार्केट है, इस ए मार्केट के अंदर जो प्राइस लिए गए हैं OP वो ग्रेटर देन है किससे, जो बी मार्केट के अंदर प्राइस लिए गए हैं OP1 से। यानी कि आपने सेम क्वांटिटी को सेल करा है, जो आपके पास सेम क्वांटिटी थी उसको आपने दो अलग अलग मार्केट के अंदर सेल किया, और जो प्राइजेस थे वो आपने अलग अलग दोनों मार्केट के अंदर लिए हैं। ये तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आती है वो आती है कि अगर आपके जो प्राइजेस हैं वो प्राइजेस क्या हो, सेम हो, और जो आप क्वांटिटी सेल कर रहे हैं दोनों मार्केट के अंदर वो अगर डिफरेंट हो, यानी कि वो अलग हो, समान कीमत पर आप अलग अलग जो मात्राएं हैं अगर उन्हें परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बेचते हैं तो वो किस तरीके की पोजीशन होती है उसको हम यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं। कि ये हमारे पास क्या है, दो एक्सिस हैं, एक हमारे पास ओ एक्सिस है जिसके ऊपर हमने क्वांटिटी को लिया है, और एक हमारे पास ओ वाई एक्सिस है जिसके ऊपर हमने प्राइजेस को लिया है। यहाँ पर भी हम दो मार्केट मानेंगे, एक हमारे पास ए और एक हमारे पास बी मार्केट होगी। तो फर्स्ट हमारे पास ये क्या है, ए आर है ए मार्केट का, और ये है हमारे पास एम आर ए मार्केट का। तो ये हमने दो जो है कर्व यहाँ पर ड्रॉ करे हैं, ए आर ए, और एक हमारे पास है एम आर ए मार्केट का। इसी तरीके से हमारे पास जो बी मार्केट है उसके हम ए आर और जो एम आर कर्व है वो ड्रॉ करते हैं, कि यहाँ पर जो आपकी पोजीशन है वो क्या है, कि एक आपके पास ये तो है हमारे पास क्या, ए आर कर्व, ये हमारे पास आता है इसका ए आर बी का, और ये हमारे पास क्या है, एम आर बी फर्म का। तो यहाँ पर हमने जो है दोनों फर्म के ड्रॉ कर लिए हैं, ए आर और एम आर कर्व। अब अगर हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पर फाइंड करनी है, यानी कि अगर हम संतुलन बिंदु जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कर्व की आवश्यकता पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं एमसी कर्व, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पर हम एक मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हमारे पास क्या है, एक एमसी कर्व है। इस एमसी कर्व को की अगर हम पोजीशन देखें तो ये आपके पास दो जगह इक्विलिब्रियम लेवल इसका आएगा। तो वो हम कंडीशन देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन आती है हमारी, अगर हम ए मार्केट के अंदर इसकी स्थिति को देखें तो यहाँ पर आपके पास जो ये ई पॉइंट है, इस ई पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम जो लेवल है वो शो किया जाता है किसका, मार्केट ए का। कि मार्केट ए के अंदर जो एमसी कर्व है वो इक्वल है किसके, एम आर ए के। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है उसका डिटर्मिनेशन हो जाता है ओ क्यू, कि आपके पास ए पॉइंट के ऊपर फर्म जो है ओ पी प्राइस के ऊपर, कि आप बात करें इस ए पॉइंट के ऊपर तो जो प्राइस है वो फर्म ने रखे हैं ओपी, और जो क्वांटिटी वो सेल कर रही है वो कितनी कर रही है, ओ क्यू। तो ओ क्यू जो आपने क्वांटिटी यहाँ पर उसने सेल कर दी। अगर हम बी मार्केट की कंडीशन देखें तो बी मार्केट का जो इक्विलिब्रियम लेवल आएगा वो हमारा आता है इस E1 पॉइंट के ऊपर, और जो E1 पॉइंट है ये हमारा शो करता है इक्विलिब्रियम किसके अंदर, बी मार्केट के अंदर। यानी कि यहाँ पर आपकी जो एमसी कर्व है वो इक्वल होता है किसके, एम आर बी के, और यहाँ पर जो क्वांटिटी सेल की जाती है वो कितनी की जाती है, OQ1। तो जो आपके पास प्राइस है वो प्राइस कितने हैं, दोनों मार्केट के अंदर सेम प्राइस है, यानी कि ओपी प्राइस आपने यहाँ पर रखे। ओपी प्राइस के ऊपर बी मार्केट के अंदर क्वांटिटी जो सेल हो रही है वो कितनी हो रही है, OQ1, यानी कि ए मार्केट के कंपैरिजन में बी मार्केट के अंदर जो यहाँ पर क्वांटिटी यानी कि जो मात्रा बेची जा रही है वो कम बेची जा रही है। तो ये यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि सेम प्राइस के ऊपर जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं वो मोनोपोली मार्केट के अंदर सेल की जा सकती हैं। अब जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है कि जो मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर है वो कहाँ पर होता है, यानी कि अगर हमें एकाधिकारी की जो शक्ति है अगर उसको नापना है तो हम उसको कैसे नाप सकते हैं, या अगर हमें मेजरमेंट देखना है डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर का तो वो हम कहाँ पर देखते हैं। देखिए जब भी हम बात करते हैं मोनोपोली पावर की तो यहाँ पे इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब भी
आपके पास कोई भी मोनोपोलिस्ट यानी कि कोई भी एकाधिकारी होता है तो उसके अंदर कितनी शक्तियां हैं कि जो वो यहाँ पर प्राइस और आउटपुट को वो प्रभावित कर सकता है। तो उसकी प्राइस और आउटपुट को प्रभावित करने की जो शक्ति है, जो पावर है, उसको हम बोलते हैं मोनोपोली पावर। तो मोनोपोली की पावर को हम दो तरीके से मेजर करते हैं। यहाँ पर दो मेजरमेंट हम लेंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास लर्नर का मेजरमेंट। तो लर्नर ने क्या है, इस मेजरमेंट को बताने के लिए एक मोनोपोली पावर के लिए एक फॉर्मूला यूज किया। जो हमारे पास एमपी है, इससे हम डिनोट करते हैं मोनोपोली पावर यानी कि एकाधिकारी शक्ति को। तो इसके अंदर इन्होंने फॉर्मूला ड्राइव करा P माइनस एम सी अपॉन में P, यानी कि ये सिंपली ये कहना चाहते हैं कि जितना भी आपके पास प्राइस और जो आपके पास मार्जिनल जो कॉस्ट है यानी कि सीमांत लागत जो है, जितना इन दोनों के ज्यादा अंतर होगा इन दोनों के बीच में, उतनी ही ज्यादा आपके पास जो है मोनोपोली पावर होती है मार्केट के अंदर। तो ये इन्होंने बताया। अब इसी को क्या है, हम दो मार्केट के अंदर इसकी जो स्टडी करेंगे कि फर्स्ट एक तो हमारे पास क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। अगर हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके लॉन्ग रन पीरियड की, कि लॉन्ग रन के अंदर स्थिति क्या होती है कि जो फर्म है परफेक्ट कंपटीशन वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, यानी कि सामान्य लाभ वो प्राप्त करती है। इसका मीनिंग ये है कि जो हमारे पास प्राइस होता है P, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये इक्वल होता है किसके, एवरेज रिवेन्यू के। तो यहाँ पर आपके पास जो है, अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन के अंदर हम इस तरीके से कर्व पढ़ते थे, जहां पर हमारे पास क्या है, ये जो आपके पास AR इक्वल टू MR होता था। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो है MC कर्व है, जो कि आपका E पॉइंट के ऊपर इसका इक्विलिब्रियम शो करता है। अब उसके बाद ये जो हमारे पास होता था, ये हमारे पास क्या है, एवरेज कॉस्ट कर्व को ये शो करता था। तो उसका जो ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट कर्व, तो इसको ये शो करता था। जो हमारे पास ये जो E पॉइंट है, इस E पॉइंट के ऊपर जो फर्म है उसके प्राइस यानी कि जो उसके पास AR है वो आपके पास इक्वल होती थी किसके, MC के, यानी कि आपके पास जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो इक्वल है एवरेज रिवेन्यू के। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो मोनोपोली पावर है वो 0 है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो AR है उसकी वैल्यू अगर 12 है, तो यहाँ पर जो आपके पास MC है उसकी वैल्यू भी कितनी है, 12 है, यानी कि वो आपके पास 12 इक्वल टू 12 है, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। तो यहाँ पर जो फर्म की मोनोपोली पावर है वो मोनोपोली पावर आपके पास क्या होगी, 0 मोनोपोली पावर होती है। लेकिन अगर हम बात करें मोनोपोली मार्केट की, तो मोनोपोली मार्केट के अंदर जो कंडीशन है वो अलग होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस यानी कि कीमत का निर्धारण किया जाता है वो मोनोपोली मार्केट करती है अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जितना ज्यादा आपके पास प्राइस और जो MC है इसके बीच का जो गैप है वो जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा आपके पास क्या है, मोनोपोली पावर होती है। अब इसी को अगर हम कंडीशन को हम एनालाइज करें न्यूमेरिकली, तो हम कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास जो प्राइस है वो है 20, और जो यहाँ पर हमने मार्जिनल कॉस्ट मानी वो हम मान लेते हैं 10। तो उसके बाद क्या है, अगर हम इसकी मोनोपोली पावर निकालना चाहें तो उसके लिए हमने फॉर्मूला ड्रॉ किया है जिसको हम बोलते हैं P माइनस MC अपॉन में P, यानी कि प्राइस लेवल। अब हम इसके अंदर वैल्यू रख लेते हैं, तो 20 माइनस में 10 अपॉन में 20। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, 10 अपॉन में 20, यानी कि अगर आप इसको कट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन में 2। यानी कि ऐसी कंडीशन के अंदर जो मोनोपोली पावर है वो होती है आपकी 1 अपॉन में 2, यानी कि आपके पास आधी मोनोपोली पावर यहाँ पर होती है कीमत को प्रभावित करने की। तो ये स्थिति हमारे पास इस कंडीशन के अंदर आती है। दूसरा एक जो केस होता है, हमें पता है कि जो मोनोपोली मार्केट होती है उसमें जो प्राइस है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इसके बारे में जो हम डिटेल डिस्कशन जो है वो पहले जितने भी हमने चैप्टर जो क्लासेस पढ़ी है उसके अंदर हमने स्टडी इसको डिटेल में कर लिया है। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे ब्रीफली इसको डिस्कस करें तो इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि जहां पर आपकी जो इलास्टिसिटी है अगर वो आपकी है ग्रेटर देन 1, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म है मोनोपोली की वो प्राइस जो है उसके प्राइस होंगे यहाँ पर लो। इसका कारण क्या है, इसके कारण को अगर हम जाने तो वो इस डायग्राम की हेल्प से हम जान सकते हैं
कि ये आपके पास जो होती है इस तरीके से आपके पास इलास्टिसिटी होती है, जहां पर आपकी इलास्टिसिटी है वो आपकी ग्रेटर देन 1 है। यानी कि यहाँ ये जो आपको शो करता है वो करता है कि अगर मान लीजिए आपने प्राइसेस में एक छोटा सा चेंज भी किया तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो प्राइस है उसमें अगर आपने 10% जो है उसको इंक्रीज कर दिया तो जो क्वांटिटी आप डिमांड करेंगे, क्वांटिटी जो आपके पास डिमांडेड होती है उस कंडीशन में वो आपकी हो सकता है कि वो 20% हो सकता है कि वो 30% हो, लेकिन ये बात श्योर होती है कि ऐसे केस के अंदर कि प्राइस से ज़्यादा आपकी जो क्वांटिटी है वो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। एक केस तो हमारे पास ये आता है। सेकंड केस आता है कि अगर आपकी जो इलास्टिसिटी है अगर वो लेस देन 1 हो, तो लेस देन 1 के केस में जो कंडीशन होती है वो हमारी होती है इस तरीके से कि यहाँ पर आपके पास एडी जो है वो क्या है, लेस देन 1। यानी कि अगर हम बात करें इस कंडीशन में तो आपके जो प्राइजेज हैं कि प्राइजेज हमारे पास हैं और आपके प्राइजेज में अगर ज़्यादा चेंज हो भी जाए तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके अंदर कम चेंज आते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने प्राइस को चेंज किया 20%, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब आपकी इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 है तो वहां पर आपके जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज होता है 5% या फिर हम इसको बोल रहे 10%। तो ऐसी कंडीशन जो है उसके अंदर जो मोनोपोली पावर है वो ज़्यादा होती है और ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म है वो प्राइसेस को हाई रख सकती है। तो ये हमने चीज़ों को जो एनालाइज कर लिया कि जो आपके पास मोनोपोली फर्म होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं किस चीज़ के, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो इन दोनों चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ जो समझ में आती है यहाँ पर वो ये आती है कि जो आपके पास मोनोपोली पावर है और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसमें इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है कि यानी कि अगर आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ती है तो ऐसे केस के अंदर आपके पास जो मोनोपोली पावर है वो कम हो जाती है, यानी कि जो आपकी एकाधिकारी शक्ति है वो कम हो जाती है। अब इसको हम जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं कि हमें पता है कि जो मोनोपोली पावर है उसका फॉर्मूला जो है वो P माइनस में आपका MC अपॉन में P के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम एक एक करके इस चीज़ को डिराइव करते हैं कि अगर आपके पास जो इलास्टिसिटी जो हमने निकाली है कि अपोजिट रिलेशनशिप होता है तो वो क्यों होता है उसको हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। यानी कि जो ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है 1 में AD वो कैसे डिराइव होता है उसकी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो अब हमें पता है कि जो आपके पास P होता है वो P होता है हमारे पास किसके, एवरेज रिवेन्यू के। इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि ये क्यों होता है, तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये P है इस P की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, AR जो हमने यहाँ पर निकाला है हम इसको पुट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास जो मोनोपोली पावर है वो आपके पास इक्वल होती है किसके, AR माइनस में MC अपॉन में AR के। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि हमें पता है कि जो आपका पास एक ए पॉइंट के ऊपर हम इक्विलिब्रियम निकाल लेते थे तो वहां पर उस कंडीशन के अंदर आपके पास जो MR इक्वल होता था किसके, MC के। तो अगर आपके पास MR इक्वल टू MC होता है तो ये जो हमारे पास MC है इस MC की जगह हम पुट कर सकते हैं क्या, MR कर्व। तो ये हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो मोनोपोली पावर है इसका फॉर्मूला बनता है आपके पास AR माइनस में MR अपॉन में AR। तो ये हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर हमने डिराइव कर लिया। इसके बाद जो हम कंडीशन लेते हैं कि थर्ड जो हम यहाँ पर यूज करते हैं वो ये है कि आपके पास जो MR है वो MR इक्वल होता है किसके, AR मल्टीप्लाई बाय AD माइनस में 1 अपॉन में AD के। देखिए ये जो आपके पास ये फॉर्मूलेज हैं जो इस टाइप के आते हैं कि एक तो हमारे पास ये है, दूसरा एक जो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि AD जो है वो आपके पास इक्वल होता है किसके, AR अपॉन में AR माइनस में MR। एक जो हमारे पास होता है कि अगर हमें AR फाइंड करना है तो उस केस के अंदर जो फॉर्मूला होता था हमारे पास वो होता था कि AD मल्टीप्लाई बाय MR अपॉन में AD माइनस में 1। ये जो तीनों हमारे पास फॉर्मूले होते हैं ये जो फॉर्मूले हमने ऑलरेडी इसके ऊपर जो इसमें से MR जो कर्व है उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे ताकि हम यहाँ पर फॉर्मूले को डिराइव कर सकें और ये पता कर सकें जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है वो यहाँ पर क्यों होगा। तो अब आपके पास जो ये MR है इस MR की जगह हम पुट कर सकते हैं जो हमारे पास ये AR मल्टीप्लाई बाय
AD माइनस में 1/AD। तो अब इस MR की जगह हम इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है AR माइनस में AR मल्टीप्लाई बाय AD माइनस में 1 में ये हमारे पास आता है क्या, AD। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये AR है और ये अपोन में क्या किसके होता है, AR के। तो ये हमारे पास क्या है, एक नई इक्वेशन बनी है। अब अगर हम आगे इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास जो AR है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास AD है इसके साथ। तो हमारे पास जो इक्वेशन बढ़ती है वो नई बनेगी AR, और जब हमने माइनस AR को प्लस AD के साथ मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास बनता है AD माइनस का और ये AR। उसके बाद हमने इस AR को मल्टीप्लाई करा किसके साथ, -1 के साथ। तो माइनस का AR है और माइनस का ही हमारे पास क्या है 1। तो माइनस माइनस हमारे पास क्या होते हैं, अगर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास होता है प्लस। तो यहाँ पर आपके पास जो प्लस है वो हो जाता है किसके, AR के। इसके अपोन में क्या है, यहाँ पर हमारे पास अपोन में जो है वो AD आता है और ये हमारे पास इक्वल होता है किसके, अपोन में AR के। तो यहाँ तक इक्वेशन जो है हमारी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो इसके बाद जो चीजें हमारे पास आती हैं कि अब इस इक्वेशन को जो है हम सोल्व करेंगे कि जो आपके पास ये AD है, इस AD का हम एक तरीके से हम एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आता है कि ये AR अपोन में 1 है और माइनस में AD, AR माइनस में प्लस में AR। और अगर हम इसका जो है एलसीएम लेते हैं तो ये यहाँ पर क्या है, AD है और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, AD। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर AD, AR माइनस में ये जो हमारे पास पूरी इक्वेशन है यानी कि AD, AR प्लस में AR और अपोन में इस पूरी इक्वेशन के क्या है, AR। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास है ये पार्ट जो है ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो ये एक दूसरे से प्लस और जो माइनस है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो ऊपर की इक्वेशन बचती है वो हमारे पास बचेगी AR अपोन में AD, इस पूरे के अपोन में हमारे पास क्या है, AR। अब जो ये AR है नीचे वाला, अगर आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये चला जाता है अपोजिट में। तो आपके पास जो है वो AR अपोन में AD और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 1 अपोन में AR। यानी कि आपके पास जो ये AR है ये जो है पलटकर रेसिप्रोकल जो है वो होकर ये हो जाता है AR। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि AR को मल्टीप्लाई कर दें AD के साथ। तो ये हमारे पास होता है AR अपोन में AR। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, जो हमारे पास ये AR कर्व है, जो AR है इसको हम AR से कैंसिल कर सकते हैं और जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता है हमारे पास 1 अपोन में AD। तो ये जो है इलास्टिसिटी का इस तरीके से हम फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद जो हम आगे पढ़ते हैं कि जो हमने फॉर्मूला ड्राइव करा है यानी कि 1 अपोन में AD, अगर हम इसको यूज करके देखें और मोनोपोली पावर जो है इसकी हेल्प से हम फाइंड करें तो यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं कि अगर आपके पास जो AD है इस AD की वैल्यू हम पुट करके देखते हैं 2। तो यहाँ पर जो आपके पास अगर हमने AD की वैल्यू पुट करी 1 और 1 जो आपके पास AD है उसकी जगह हमने 2 पुट करा, तो यहाँ पर जो मोनोपोली पावर है वो हमें शो करती है क्या, ये हमारे पास है 1 अपोन में 2। इसके बाद अगर हम एक और सिचुएशन यहाँ पर लेके देखें कि मान लीजिए आपकी AD जो है वो 1 अपोन में 2 हमने ले ली। तो अब जो है यहाँ पर हम 1 अपोन में जो AD है इस AD की जगह हम वैल्यू जो रखेंगे वो रखेंगे 1 अपोन में 2। तो 1 अपोन में 2 हमने यहाँ पर जो वैल्यू है वो रख दी। अब जब आप इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो वैल्यू है वो पलट जाएगी। तो हमारे पास जो आएगी वो 1 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई अपोन में 1। तो 1 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें जो वैल्यू शो करता है वो करता है 2। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें पता लगता है कि अगर आपकी जो जितनी कम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी उतनी ही ज़्यादा आपके पास क्या है
मोनोपोली पावर होती है, यानी कि एकाधिकारी की जो शक्ति है वो उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर होती है। उसके बाद जो हमारे पास एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं बेन, उन्होंने जो मेजरमेंट है वो दिया है, और इनका जो मेजरमेंट था बेस, वो था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर, कि जो एक फर्म है वो लॉन्ग रन के अंदर कहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। कि अगर हम बात करें लॉन्ग रन के अंदर, तो यहाँ पर इन्होंने बताया दो मार्केट के अंदर, एक आपके पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, और दूसरा लॉन्ग रन के अंदर इन्होंने बताया मोनोपोली मार्केट के अंदर, यानी कि जो आपके पास एकाधिकार बाजार है उसके अंदर। और जो आपके पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि लॉन्ग रन के अंदर यहाँ पर जो फर्में हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं, और जो आपके पास मोनोपोली फर्म होती है वो यहाँ पर अर्न करती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि लॉन्ग रन के अंदर जो आपके पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है वहां पर जो LAC है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, वो इक्वल होता है किसके? एवरेज रिवेन्यू के। तो इस कंडीशन के अंदर जो फर्म है वो जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी वो करती है जीरो। तो यहाँ पर अगर किसी फर्म का जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो जीरो होता है, तो इसका मतलब है कि जो उसकी मोनोपोली पावर है, यानी कि उसकी जो एकाधिकारी शक्ति है वो कितनी होती है? जीरो वो होगी। दूसरी केस में हमारे पास क्या है कि जब हम बात करते हैं मोनोपोली मार्केट की, तो मोनोपोली मार्केट के अंदर लॉन्ग रन के अंदर ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो इस चैप्टर का पिछले पार्ट थे, कि लॉन्ग रन के अंदर जो मोनोपोली मार्केट है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। मतलब यहाँ पर जो आपके पास एवरेज रिवेन्यू, यानी कि जो उसके प्राइस होते हैं वो आपके होते हैं ग्रेटर देन किससे? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से। तो यहाँ पर जो ये कंडीशन होती है ये दिखाती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। और बेन कहते हैं कि आपकी जो प्राइस, यानी कि अगर हम प्राइस और जितना गैप आपके पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बीच में होता है उतना ही ज्यादा आपके पास क्या होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और जिस भी फर्म के पास जितना ज्यादा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा उतनी ही ज्यादा उसके पास क्या है? मोनोपोली पावर होती है, यानी कि एकाधिकारी शक्ति होती है। वो उतना ही ज्यादा क्या जो है प्राइस और आउटपुट को प्रभावित कर सकता है मार्केट के अंदर। तो आई होप कि यह चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ये था आज का आपका लेक्चर, और इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी आपके पास वैल्यूएबल सजेशंस हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपकी जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनकी हम क्वालिटी को इनहेंस करें। देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।